उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू करने वाली टीम मिशन में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड की घटना में अभी तक 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 171 की तलाश अब भी जारी है। वहीं आईटीबीपी की जो सेना है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक संयुक्त टीम तपोवन टनल में दाखिल हुई है। टीम सुरंग के अंदर के जलस्तर की जांच करेगी, जहां से मलबा साफ किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार कोशिश की जा रही है कि जब ये त्रासदी आई उसके बाद से ही कैसे भी करके जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वहीं इस मामले में हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समय उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो बहुत प्रॉम्प्टली जो है यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी एसडीआरएफ, जिस पर हमको बड़ा गौरव है, वो हमारे समय में रेज हुई थी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। को आप लोगों ने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य तो लगातार जारी है। ऐसे में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उन लोगों के लिए भी संवेदना पूरी तरीके से व्यक्त की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तपोवन में तबाही का एक मंजर, जहां से तमाम ये तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि अब 28 से 29 लोगों की अभी तक इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। सीएम का हवाई सर्वेक्षण, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं और लोगों तक जानकारी लेने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रात भर होता रहा बचाव, तो रात भर ये जो बचाव कार्य है वो जारी रहा, जहां पर पूरी तरीके से कोशिश की गई कि कैसे भी करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो लोग इस टनल में जिंदा हैं उन लोगों तक सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए, या उन लोगों तक बात करने की पूरी कोशिश की जाए, संपर्क उनसे होता रहे। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उनको बचाने के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। किस तरीके से ये तबाही का मंजर एक बार दोबारा से देखने को मिला। 2013 में ये तबाही का मंजर देखने को मिला था, उसके बाद अब 2021 में भी ये तबाही का मंजर देखने को मिला। तपोवन में ये ऐसी तबाही सामने आई जहां पर लोगों को हिलाकर रख दिया। इस तबाही ने एक बार फिर से 2013 की तबाही की याद दिला दी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके। जो लोग इसमें लापता हैं उनको खोजा जा सके, उनको ढूंढने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। 27, 28 या 29 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये आपदा आई, जिस तरीके से ये तबाही आई, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। पूरा मंजर तबाही का उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जो जंग है वो जारी है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जिन लोगों को बचाया गया है, जिन लोगों को इस हादसे से निकाला गया है या जो लोग टनल से बाहर निकल चुके हैं, उनसे मिलने के लिए खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। चमोली के तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे गांव हैं तो उत्तराखंड में जिंदगी की जंग लगातार जारी है। जिंदगी और मौत की जंग के बीच में लगातार लोग जारी हैं और उत्तराखंड में
और उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिंदगी और मौत के बीच लगातार लोग जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? कैसे बचाने की इनको कोशिश की जा रही है? 197 के करीब लोग लापता हैं। अभी तक 26 शव बरामद हो चुके हैं और 2 की शिनाख्त हो गई है। और अभी भी लेकिन जो तपोवन में जो एक विद्युत परियोजना है उसमें करीब 35 लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कवायद जारी है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। पूरी सुरंग भर गई थी, टनल जो पूरी भर गई थी मलबे से, लेकिन उसको बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जा रहा है, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से बड़ी समस्या आ रही है। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मलबा इतनी ज्यादा इकट्ठा होकर आया कि लोगों को यूं ही बहा कर ले गया, जिसमें पुल भी शामिल थे, जिसमें लोगों से संपर्क जिन रास्तों से होता था वो रास्ते शामिल थे और सभी को बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेता हुआ आगे निकल गया। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे? अब तो जिंदगी और मौत के बीच में लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, उनको भी बचाने की कवायद लगातार जारी है। 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए अंजलि जी, जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्थान पे हो रहा है वो काफी जटिल है। हम लोग देख रहे हैं कि सुरंग बंद है, वहां पे एक बार में एक से ज्यादा यंत्र जा नहीं सकता, वो जा रहा है मिट्टी लेके फिर वो आ रहा है। तो पहले ही एनडीआरएफ के लोगों ने भी ये बता दिया है कि एक तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी लंबा खींचने वाला लग रहा है। तो लेकिन फिर भी देखिए वहां पे आप देख रहे हैं तो वहां पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उसमें कई टीम बने हुए हैं, सेना की टीम भी लगी हुई है। तो अलग अलग टीम बना के उस पूरे वर्क को जो है कि उसको अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि जो 37 लोग उसमें टनल में अंदर फंसे हुए हैं कम से कम उनको निकाला जा सके। लेकिन जो एक बात जहाँ पे कि हम लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी कि 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तो उसके ऊपर काफी मंथन हुआ था कि हिमालय, जो कि अभी एक तरह से हम लोग उसको नवीन मोड़दार पर्वत बोलते हैं, उसको वो अभी भी अपना विकास क्रम में वो अग्रसर है। तो एक तरह से जो हिमालय के जो ऊपर के क्षेत्र हैं वो काफी संवेदनशील क्षेत्र हैं। वो ये बात उस समय भी हुई थी कि क्या हम लोगों को जब हिमालय जैसे जगहों पे विकास जब हम लोग करते हैं तो वहां पे विकास और पर्यावरण इन दोनों के बीच में हम लोग तालमेल कैसे स्थापित करते हैं। ये उन विवादों से हम लोगों ने विवाद तो काफी उसमें चले, लेकिन अंजलि जी उससे कोई सीख विशेष लिया नहीं गया। लेकिन राहुल लाल जी, लेकिन राहुल लाल जी, क्या इसको 2000 की त्रासदी से 2013 की त्रासदी से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? क्योंकि ये मंजर सेम वैसा ही था, एक बार दोबारा से वो मंजर रिपीट हुआ है 2021 में। ना बिल्कुल, देखिए उसमें भी एक ग्लेशियर टूटा था, अभी भी उसी तरह की स्थिति है। देखिए आप सोच के देखिए कि चूंकि उन क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला है, विष्णुप्रयाग और धौली गंगा, ऋषि गंगा, इन क्षेत्रों को मैं वहां पे गया हूँ। काफी ही एक तरह से संवेदनशील क्षेत्र है। ऋषि गंगा पे जहाँ पे कि फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो, वहां पे जब वो प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा था तब भी लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। इतने संवेदनशील क्षेत्रों में जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में ये गतिविधियां चल रही हैं और वहां पे काफी बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए जो है कि काफी व्यापक पैमाने पे जो है कि विस्फोटों का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उससे हिमालय का इकोसिस्टम जरूर प्रभावित हुआ है। ये तो गनीमत माननीय कि इस समय जो है कि वो ये जो पूरा क्षेत्र है वहां पे पर्यटक नहीं थे, अभी बिल्कुल चारों धाम की यात्रा जो है कभी बंद पड़ी हुई है। कल्पना कीजिए कि अगर चारों धाम की यात्रा चल रही होती, उस क्षेत्र में लोगों की गतिविधियां काफी ज्यादा होती, पर्यटकों की, तब फिर स्थिति क्या होती? तो जान माल का जो नुकसान काफी कम है, इसलिए कि इसमें अधिकांश वही लोग चपेट में आ रहे हैं जो पावर प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे। सीधे सीधे वो लोग ही चपेट में आए, क्योंकि बाकी दूसरी जो गतिविधियां थी वो वहां पे थी नहीं वहां पे। तो एक तरह से जो हम लोगों को अभी भी ये मानना पड़ेगा कि आपको विकास की एक नई परिभाषा लेके चलनी पड़ेगी, जिसमें आपका विकास भी हो सके और आपका पर्यावरण प्रभावित भी ना हो। देखिए नंदा देवी जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर है वो काफी संवेदनशील क्षेत्र में आता है, तो उस जगह पे किस तरह के प्रोजेक्ट लगने चाहिए। जब आप ऊपर से, हम लोग जब सीधे सीधे आते हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप गंगा नदी में जो अलकनंदा है उसमें हर थोड़े थोड़े दूरी पे हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है कि पावर प्रोजेक्ट बिल्कुल लगे हुए हैं। तो नदियां जो निर्बाध रूप से जिनका वो बहनी चाहिए, कहीं न कहीं वो क्षमता प्रभावित हुई है। और देखिए ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप उसमें अपने हिसाब से कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपना रास्ता खुद ही बनाती है और अपना विकराल रूप देके हम लोग इंसानों को कहीं न कहीं वो बार बार चेतावनी देती है कि हम लोगों को प्रकृति के साथ किस रूप में
पेश आना चाहिए। लेकिन राहुल लाल जी, अगर 2014 में इस प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई जाती या उन डैम पर रोक नहीं लगाई जाती तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था। उम्मीद लगाएं इस चीज को लेकर कि हादसे को कहीं ना कहीं वो बचा लिया गया है जो बड़ा तबाही दे सकता था। नहीं, देखिए वो आप सही कह रहे हैं कि श्रीनगर में पहले ही उससे पानी को रिलीज कर दिया गया और ये एक तरह से कंट्रोल में आया। लेकिन देखिए केवल प्रोजेक्ट का मामला नहीं है। देखिए उस समय ये भी तय हुआ था 2013 में कि लगातार ग्लेशियर जो हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी कि क्या स्थितियां हैं। सैटेलाइट से निगरानी रखने की पूरी बातचीत हुई थी कि अगर ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं तो उसको कैसे रिलीज किया जाए, तमाम तरह से चीजें क्या क्या हों। तो कहीं ना कहीं जो मापदंड उसमें तय किए गए, जो पूरा चीज किया गया, उसमें बाद में एक लंबे दौर तक जब चीजें बिल्कुल अच्छी चलने लगती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अंजलि की शिथिलता आ जाती है। अगर आप देखेंगे उसमें हम लोगों ने काफी कुछ लिखा था, सरकार की काफी पॉलिसीज तय की गई थी कि जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर लगातार सैटेलाइट से निगरानी रखी जाएगी। अगर वहां पे कहीं कोई कृत्रिम झील बन रहा होगा तो उससे कितने खतरे हो सकते हैं, क्या तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से घटना फिर से घटी तो ये बिल्कुल एक अकस्मात ये घटना घटी। इसके पहले से कहीं कोई चेतावनी नहीं थी, कोई दूसरी स्थितियां नहीं थी। सोचिए कि लोगों को भागने तक का भी मौका प्राप्त नहीं हुआ है इसमें। जो मूल समस्या है कि आखिर देखिए अब ये तो एक लॉन्ग टर्म के बाद आगे धीरे से पता चलेगा कि पूरे घटनाक्रम का मूल कारण क्या रहा। लेकिन अभी भी सारे पर्यावरणविद इससे सहमत हैं कि हिमालयी क्षेत्र में जिस तरह से विस्फोट किए जा रहे हैं या तमाम तरह के मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं उसको कहीं न कहीं और ज्यादा न्यूनतम करने की आवश्यकता है। ये एक संकेत होता है, प्रकृति हम लोगों को एक रूप से कहीं ना कहीं संकेत देती है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल लाल जी, संकेत देने का काम भी प्रकृति ने हमको किया है। जिस तरीके से वहां पर विस्फोट हो रहे हैं या पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, राहुल मिश्रा से भी सवाल ले लेती हूँ। राहुल मिश्रा, अब क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, घूमने के लिए वीकेंड्स पर जाते हैं, तो क्या उनमें भी डर बना हुआ है कि अब वो वहां पर नहीं जाएंगे? लगभग सारे होटल फुल थे, लेकिन अचानक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से ये सुना कि ऐसे एक बड़ा हादसा हो गया है जो हो सकता है केदारनाथ आपदा जैसा हो, तो लोग तुरंत भागे। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन लाल जी भी बता रहे थे कि किस तरह से पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे ये पावर प्रोजेक्ट हैं, ये 3 चरणों में था, तो इस पर 2014 में रोक लगा दी गई थी। और पर्यावरणविद भी मानते हैं कि जो ग्लेशियर पोषित नदियां हैं उस पर किसी भी तरह के बांध नहीं बनाए जाने चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि हिमालय अभी अपने शैशव काल में ही है, अभी इसका स्टार्टिंग है, तो इसके पहाड़ कच्चे हैं। और ये जो रेणी गांव है ये बहुत मशहूर गांव है। 1970 के दशक में यहाँ पर चिपको आंदोलन चला था जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। वहाँ के लोगों ने पेड़ काटने से मना कर दिया था, तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ज्यादातर पर्यावरण से, नेचर से जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगें जिससे कि इस तरह की आपदाओं का उनको सामना करना पड़े। तो सरकार को इस ओर सोचना होगा। 2013 की आपदा के बाद थोड़ा सचेती थी सरकार, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि सारे सर्वे होंगे, एरियल व्यू लिया जाएगा, सैटेलाइट व्यू लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगा पाए, तो इससे भी हादसे होने की, जैसे ये हादसा हुआ है, आगे भी हादसा होने की संभावना है। जी, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो कदम उठाने चाहिए थे उस लेवल पे वो कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि अगर आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए पहले से ही चीजें रेडी करके रखनी होती हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, तो उससे कम से कम ये रहेगा कि कोई किसी भी तरह की छोटी बड़ी आपदा आती है तो जान माल की सुरक्षा हो सकती है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त जैसे उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपए राहत के लिए जारी करे हैं, कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, लोगों के पास हेलीकॉप्टर, आईटीबीपी, सेना के द्वारा रसद पहुंचाई जा रही है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को पहले से ही, क्योंकि उत्तराखंड जो है सबसे संवेदनशील इलाका है आपदाओं की दृष्टि से, तो केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कोई ना कोई बड़े कदम उठाने होंगे जिससे इस तरह की आपदा या इस तरह के हादसों से सबक लेने के बाद उनको प्रिकॉशंस रखी जाए, उनसे बचा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। जी
बिल्कुल राहुल मिश्रा, कदम तो उठाने होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तराखंड में लगातार ऐसे मंजर कई बार देखने को मिलते हैं। 2013 में भी जो केदारनाथ की आपदा आई वो देखने को मिला, 2021 में अब आई, हालांकि उस लेवल पर नहीं था लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था, मंजर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। राहुल लाल जी, क्या वाकई में सरकार को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है और ज्यादा ऐसे सिस्टम मजबूत बनाने की जरूरत है जिससे ऐसी आपदाओं से बचा जा सके? बिल्कुल अंजलि जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तो होता तब तो कितना काम करता। ये तो गनीमत है कि ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से दिन में हुआ और लोगों ने खुद से ही, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करके उन लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पे ऐसा और अगर हो रहा है। रात में होता, अगर ऐसा ही मंजर अगर रात को देखने को मिलता तो शायद तबाही ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि रात में लोग सो रहे होते हैं और ऐसे में वो शायद उस बहाव के साथ बहते चले जाते आगे। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो दिन का समय था, तो सूचना का संप्रेषण ऊपर से नीचे स्थानीय लोगों ने खुद ही कर दिया और आगे लोग संभल भी गए, सरकार को भी संभलने का मौका मिला और इंतजाम कर लिए गए। लेकिन अगर यही घटनाक्रम रात में होता तो मैं आपके बात से पूर्णतः सहमत हूँ, घटना की व्यापकता, जान माल के हानि की व्यापकता में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती। तो पहली चीज तो इसलिए हम लोग ये तो संयोग की स्थिति रही, तो इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे देखिए हम लोगों ने 2004 में जब सुनामी आया तो भारत सरकार ने काफी अच्छे से अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, वो काम भी कर रहा है। उसी प्रकार से 2013 के बाद जो तमाम चीजें कही गई थी वो चीजों को अब फिर से काफी गंभीरता के साथ लागू करने की जरूरत है। और साथ ही साथ देखिए उत्तराखंड के लिए दो चीजों पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जो बिल्कुल चौड़ी चौड़ी जो सड़कें बनाई जा रही है। देखिए जो मैदानी क्षेत्र में जिस तरह से आप सड़क निर्माण कर रहे हैं उसी आधार पे आप एक तरह से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप कोई भी, हम लोगों में से देखते हैं कि उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं तो लगातार जो है कि वो भूस्खलन की घटनाएं घटती रहती हैं। यानी सड़क के आसपास के क्षेत्र में जब आप विस्फोट करते हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ पहले से ही काफी कच्चे किस्म के हैं। बिल्कुल राहुल मिश्रा जी सही बता रहे थे कि हिमालय अभी शैशवावस्था में है, ये इसकी गति, इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है और अभी ये लगातार जो है कि निर्माण कार्य इसमें जारी है। इसमें प्राकृतिक तौर पर उसमें गतिविधियां ऑटोमेटिक चालू हैं। वैसे स्थिति में जब आप विस्फोट करते हैं तो उसकी जो कच्ची चट्टानें वो और भी कच्ची हो जाती हैं। थोड़े बहुत वर्षा होने पे भी वो दाएं से बाएं हो जाती हैं, तो भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है, दूसरी अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कई सारे पर्यावरणविदों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो ग्लेशियर में जो झील बना होगा कहीं न कहीं इस तरह के विस्फोटों से भी वहां पे उसका मार्ग अवरुद्ध हो सकता था। तो इसलिए आपको सड़क, वहां पे कैसी सड़कें होनी चाहिए और वहां पे किस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आपको कैसे मैनेज करना है, इसको लेके भी फिर से पॉलिसी बनाने की सख्त आवश्यकता है। और 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद सरकार ने जो घोषणाएं लागू की थी, जो बाद में हम लोगों के शिथिलता के कारण फिर से वो शिथिल रह गया, उसको फिर से एक्टिव करने की सख्त जरूरत है, जिससे कि अगले बार इस तरह की कोई हादसा हो तो हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ होके उसमें लोगों को बचा सके और अच्छे ढंग से हम लोग फिर आगे उसमें बढ़ सके। लेकिन राहुल लाल जी, प्रकृति से इस तरह की छेड़छाड़ करना कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि एक तरफ तो प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है और दूसरी ओर लोगों को सहूलियत देने के लिए, चार धाम की यात्रा के लिए अगर जो रोड हैं वो बनाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकृति से ही तो छेड़छाड़ की जा रही है। पहाड़ काट काट कर रोड बनाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए रोड आप बना रहे हैं ठीक है, लेकिन रोड की चौड़ाई बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए चार धाम की यात्रा पहले तो लोग पैदल भी किया करते थे, समय परिस्थितियां बदली हैं तो हमें विकास भी चाहिए और पर्यावरण के साथ एक संतुलन की स्थिति भी चाहिए। तो आपको एक बीच का जो मध्यम मार्ग है उस वाले स्थिति के साथ आपको चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि सड़कें आपकी अच्छी हो, ठीक है, बेशक थोड़ी चौड़ाई उसकी कम हो लेकिन उसमें आसानी से जो है कि वो मजबूत हो, तो उस दृष्टि से आप सड़कें बनाए। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर उसकी चौड़ाई बिल्कुल मैदानी क्षेत्र की तरह बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसके दूसरे दुष्प्रभाव जरूर होंगे। और जहाँ पे ये घटना घटी है, देखिए ऋषि गंगा, कोई वो सोचिए कि बिल्कुल ग्लेशियर का क्षेत्र रहा है ये पूरा का पूरा। सामान्य पर्यटक तो विष्णु गंगा ही जब पहुंचता है तो वो वहीं पे वो अपने आप को बिल्कुल काफी ठंड महसूस करता है। सोचिए वहां पे धौली गंगा आके मिल रही है, धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा। तो ये एक तरह से अति संवेदनशील क्षेत्र में प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस पे भी हमारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े हैं उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपको नुकसान करने वाले होते हैं। तो ये सब चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हिमालय को किस ढंग से हम हिमालय के साथ अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड को लेके बराबर उसमें भी ये चीजें कही जा रही थी कि हम लोग इन सब चीजों पे आगे काफी नियंत्रण करेंगे केदारनाथ त्रासदी के बाद, और किया भी गया था, सरकार गंभीर हुई भी थी।
लेकिन हम लोगों की एक आदत है सरकारी व्यवस्था की और सामान्य लोगों की भी कि जब इस तरह से कोई दुर्घटना घटती है कुछ समय तक तो सभी लोग काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन जब लंबा समय बीत जाता है फिर हम लोग सारे लोग पुराने धर्रे पे आ जाते हैं। इस स्थिति से, इस प्रकार की स्थितियों से सख्त बचने की जरूरत है। मॉनिटरिंग बहुत सख्त रूप से होना चाहिए, जो पर्यावरणविद है, मॉनिटरिंग तो होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में जब ये सारी व्यवस्थाएं होती है या कोई ऐसी घटना होती है उस दौरान तक तो याद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं या समय बीतता जाता है वो सारी चीजें वैसे ही उसी ढलान पर आ जाती हैं। राहुल मिश्रा, लेकिन अब जो घटना वहां पर हुई है उसके बाद कैसे उभर पाएगा उत्तराखंड इस घटना से, क्योंकि 2013 की जब आपदा आई तो उस घटना को भी भूलने में काफी ज्यादा समय लग गया, शायद भूले भी नहीं होंगे लोग। देखिए, अगर 2013 की घटना से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि 2013 की घटना के बाद अगर कहा जाए अभी तक नहीं उभर पाया है। अगर आप केदार घाटी में जाकर देखें, अभी भी कई जगह निशान बाकी हैं, लोग आज भी परेशान हैं, कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इस घटना के बाद भी अब भी देखिए, क्योंकि कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर तक शव मिल रहे हैं जो बहकर आए हैं या मानव अंग मिल रहे हैं। तो ये हालांकि छोटा हादसा है, केदारनाथ रात्रि से ज्यादा छोटा हादसा है, लेकिन इससे उबरने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं पावर प्रोजेक्ट को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगाने से, जैसे टिहरी डैम है हमारे यहाँ, टिहरी डैम जब से बना है एक झील बना दी गई है, करीब 60 किलोमीटर से ऊपर की झील है। तो इसमें उसके बाद जब से झील बनी है वहां पर, तब से उसमें ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन उत्तराखंड का मौसम उसके बाद से बदलना शुरू हो गया है। तो ये जो हादसा हुआ है जोशीमठ का, तो इसमें भी, इसके बाद भी अभी क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आने बाकी हैं, क्योंकि जैसे डेड बॉडीज मिल रही हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि 35 लोग अभी भी फंसे हुए हैं टनल में, जिनको निकालने की कवायद है, वो जीवित हैं या मृत हैं अब ये नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम जल्द से जल्द लगाना पड़ेगा, और एक नहीं दो, क्योंकि जो कुमाऊं के भी मुंशियारी, धारचूला, वो भी अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। जी, और संपर्क भी काफी ज्यादा टूट गए हैं, क्योंकि जब ये आपदा आई, राहुल मिश्रा, जब ये आपदा आई तो उस दौरान छोटे छोटे, क्योंकि एक दूसरे के घर पहुंचने में या फिर एक दूसरे के गांव से छोटे छोटे पुल बने होते हैं, तो वो पुल भी उसी आपदा के साथ या उसी मलबे के साथ बहते चले गए। और आपने कहा कि अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, पहले जो आपदा आई थी उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो क्या अब जो मुआवजे का या जो आर्थिक मदद की घोषणा की जा रही है वो क्या अब मिल पाएगी लोगों को? अभी देखिए, क्योंकि फौरी तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 6 लाख रुपए टोटल मिलाकर, केंद्र और राज्य ने मिलाकर देने हैं। जो आप जिस व्यक्ति से बात कर, ठीक है राहुल मिश्रा, लौटूंगी आपके पास। राहुल लाल जी, अब कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, क्योंकि बुजुर्गों ने वही आपदा को दोबारा से देखा है। तो ऐसे में क्या कुछ कदम अब सरकार को उठाने चाहिए, क्या कुछ बेहतर तरीके उठाने चाहिए जिससे लोगों को समझाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके? देखिए, जो त्रासदी आई है, सबसे पहले तो क्योंकि सरकार का जो मुआवजा व्यवस्था है वो काफी ढीला ढाला किस्म का है। अभी राहुल मिश्रा जी भी बता रहे थे कि खुद केदारनाथ त्रासदी के लोगों को अब तक जो है कि मुआवजा उनको नहीं मिल पाया है। तो देखिए, एक तो प्राकृतिक आपदा और वैसे स्थिति में लोगों को जो सहयोग की जरूरत होती है वो सरकारी सहयोग की गति में काफी तीव्रता होनी चाहिए, पहली चीज, जिससे कि लोगों में भरोसा बन सके कि अगर हम किसी विकट परिस्थिति में फंसते हैं तो सरकार हमारे साथ होती है। नंबर 2 कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग भी, जो सोचिए कि जिन जगहों पे ये घटना घटी है, वो चिपको आंदोलन का प्रमुख गढ़ रहा है, वो कितना पर्यावरण से प्रेम करते हैं, वहां पे भी ऐसी चीजें हुई है, क्योंकि लोगों के आवाज को दरकिनार करके प्रोजेक्ट या फिर सड़कों के बड़े स्तर पे जो है कि निर्माण या अन्य तरह तमाम विकास कार्यों को चलाया जा रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। मैं तो देखिए कह रहा हूँ, नदी हो या प्रकृति का अन्य स्वरूप, उत्तराखंड तो काफी संवेदनशील क्षेत्र है, हमें अभी भी ध्यान में आ रहा है। वर्ष 2006 में बिहार में कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था, यानी कि वो 150 वर्ष पुराने रास्ते पे बह गई।
तो जब वो पुराने रास्ते पे वहीं उस बीच में कई सारे शहरों का उद्भव हो गया उस रास्ते के ऊपर। तो नदियों और नालों का जो रास्ता है उसी के आबादित उसके बहने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। उसमें ज्यादा जो है कि मानवीय डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकृति इसी रूप में करती है। तो देखिए ये जो संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो वहाँ के लोग समझते हैं, आवश्यकता है कि जो सरकार के जो नीति निर्माता है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार के नीति निर्माता हो, चाहे वो केंद्र सरकार के नीति निर्माता हो जो केंद्र की योजनाओं को चला रहे हैं, वो उस संवेदनशीलता को समझें कि कैसे प्राकृतिक दृष्टि से वो अति संवेदनशील क्षेत्र है और अपने नीतियों को बदलें। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज को चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे खास चर्चा में, और साथ ही साथ राहुल मिश्रा ऋषिकेश से हमारे संवाददाता हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अब आपदा आई, वो मंजर दोबारा से देखा गया, वो मंजर देखा गया जिस तरीके से उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जो जंग है वो लगातार जारी है। कई टीमें अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार बनी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित उन लोगों को बचाया जा सके और कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द लोग बाहर आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।